अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप ठीक ठाक रहें। अच्छा, वैसे तो हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे जी 6 से पहले फोर्थ फिफ्थ पे पहुंचे थे और पीरियोडिक टेबल से हम चीज़ों को बड़ी तरतीब से लेकर आगे चल रहे थे। लेकिन चूंकि छुट्टियां हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम चैप्टर नंबर जो है वो 7 से ऑनवर्ड चलना चाह रहे हैं, यानी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के दो पोर्शंस में लेके चलता हूँ। मतलब एक तो हमारा चौथा चैप्टर जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री के दो पोर्शंस में लेके आगे चलूँ। एक तो हम चलते रहेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसका पोर्शन चलेगा, और दूसरा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो है उसको भी साथ लेके चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये थोड़ा आपको मैं वाइड करके दिखा देता हूँ जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लेंगे। हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल्स का मतलब है बुनियाद, इसकी जो बेस है वो क्या है। प्रिंसिपल्स का मतलब है असूल, या किन असूलों के तहत बुनियादी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब्दील हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बुनियादी केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है वो बनी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली जो शुरू में लोग ये सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कहाँ से आए। ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि उनको हम लिविंग सब्सटेंसेस यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक हो गया। और जो इसका वाइस वर्सा करें तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो जो कंपाउंड्स दे रही थी उनको हम बोल रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम जिंदा चीज़ों से लेते हैं वो ऑर्गेनिक हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनको हम गैर जानदार चीज़ों से लेते हैं वो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो कैटेगरीज थी अर्लियर स्टेज के ऊपर, पहले पहले दौर में, या साइंटिस्ट की रिसर्च से पहले लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से कंसिडर करते थे, देखते थे या पढ़ते थे। ठीक है। उसके बाद जी एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई, एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने सारा काम जो है उसको उलट कर दिया। ठीक है। यानी लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो तब्दील हो गया टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स पहले आपको डिस्कशन करते हैं इस पे। द वाइटल फोर्स इज अ सुपर नेचुरल फोर्स, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन आर लिविंग थिंग्स। ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय are within the living things. The organic compounds cannot be synthesized from the inorganic compounds. Vital force theory was rejected by the Friedrich Wöhler. मतलब ये जो पहला पहला दौर था उसमें लोग यही समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सुपर नेचुरल फोर्सेस से आती हैं और लिविंग थिंग्स देते हैं सिर्फ इनको। ठीक है। लेकिन फ्रीडरिक वुलर एक साइंटिस्ट था, जिसने एक केमिस्ट था, जिसने कि इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया। उसने लैब के अंदर अमोनियम साइनेट, एक केमिकल कंपाउंड, नॉन लिविंग कंपाउंड लिया और उससे यूरिया प्रिपेयर कर दिया, और यूरिया जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिससे मतलब ये बात गलत साबित हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वही सिर्फ लिविंग चीज़ें दे सकती हैं, बाकी नहीं दे सकते। बट इसने एक नॉन लिविंग सब्सटेंस अमोनियम साइनेट को यूज़ किया और उसने यूरिया प्रिपेयर कर दिया। और यूरिया जो है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ भी है, NH2CO। ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है उससे रोशनास आप लोग हो गए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि शुरू में ये लोग सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सब्सटेंस दे सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग सब्सटेंस दे सकते हैं। ठीक हो गया। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी में भी यही चीज़ें थी। बट फ्रीडरिक बुलर एक फेमस कॉन्सेप्चुअल साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसने ये कॉन्सेप्ट गलत साबित किया। किससे, कैसे साबित किया? उसने एक अमोनियम साइनेट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो कि नॉन लिविंग था, उससे उसने यूरिया प्रिपेयर कर दिया और यूरिया जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था।
उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आ गई जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऐसे कंपाउंड्स, बड़ा आसान से इसका कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हों उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स ना हों उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, यानी कि बड़ा ही आसान सा है कॉन्सेप्ट है कि ऐसे जानदारों से ली गई चीज़ें या गैर जानदारों से ली गई चीज़ें, डजेंट मैटर कि वो जानदार से ली गई है या गैर जानदार से ली गई है, सिर्फ आपने ये देखना है कि मतलब कि वहाँ पे कार्बन है या नहीं, कार्बन है और उसका डेरिवेटिव है तो वो ऑर्गेनिक है, कार्बन या उसका डेरिवेटिव नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है और इसका फ़ायदा क्या है। हम इसको देखते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लिविंग सिस्टम्स। द chemical reactions taking place in living system organic in nature. The large molecules such as the protein, carbohydrate, vitamins, lipids, enzymes, molecules all contains carbon atoms। यानी जिन जानदारों की न्यूट्रिशन जो है ना वो भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारी फूड का बेसिक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी मेडिसिन्स का बेसिक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी क्लॉथिंग यानी हमारे जब कपड़े थ्रेड्स जो धागे होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, रबड़ है, डाइज़ हैं, ड्रग्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, मेडिसिन हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं यानी सर्फ हैं, सोप है, पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ जो हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, हमारे मेकअप का सामान लड़कियों के यूज़ वाला, और ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट है, हमारी लाइफ में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जनाब आगे चलते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं उनके फीचर्स को देख रहे हैं जी। फीचर्स मतलब कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, मतलब कि उनके क्या ख़ास हैं, कि हम किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट करके उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखें मतलब कि आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझेंगे, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक पिछला कॉन्सेप्ट देखा कि लोग शुरू में क्या समझते थे, फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया कॉन्सेप्ट क्या है, लोग नया कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या समझते हैं, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया कॉन्सेप्ट चलें जो भी है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके ख़ास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है जी, अब पहली प्रॉपर्टी है कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। चूंकि हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में ही ये बात हमने क्लियर कर दी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, कार्बन एटम्स आपस में जुड़ के, कार्बन एटम आपस में मिल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस ही कार्बन है। ठीक है, कार्बन की ये पिक्यूलियर नेचर का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बने ही कार्बन से हैं। ठीक है, सो इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से लेते हैं कि वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं जी। तो कार्बन की पिक्यूलियर नेचर का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो कैटिनेशन कर सकती है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। कार्बन की ये प्रॉपर्टी की कैटिनेशन कर सकती है, कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर, कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर यानी अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बहुत बहुत लंबी चेन्स बना सकती है, यानी ये सेल्फ लिंकेज कर सकती है। ठीक हो गया जी, ये कार्बन की पिक्यूलियर नेचर है। और कार्बन के बाकी हर किस्म के कंपाउंड के साथ मिलके हर तरह की साइज शेप का स्ट्रक्चर भी बना सकती है। कार्बन डबल सिंगल ट्रिपल हर तरह के बॉन्ड्स भी बना सकती है। ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन हर तरह के एटम के साथ बॉन्ड बना सकती है। तो ये कार्बन की एक अच्छी नेचर है, या ये एक बोलें कि पिक्यूलियर नेचर है। कार्बन के पास ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन की कैटिनेशन और ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक पार्ट है।
इसके अलावा हम एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकती, जस्ट मॉलिक्यूल बनाने के लिए कोवलेंट बॉन्ड ही बन सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी सिमिलर नेचर बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका बिहेवियर सिमिलर रहता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द सिमिलर बिहेवियर होमोलॉजी, दस द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद a similar behavior form the sets called the homologous series. Therefore, a few number of the homologous we can study millions of the organic compounds. यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि उनकी सेम एलिमेंट्स की एक कतार में एलिमेंट्स को या ग्रुप्स को या मॉलिक्यूल्स को उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक ही ग्रुप के अंदर हम जो है वो प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। उनकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जी कि सॉल्युबिलिटी। हम देखते हैं कि बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी में। आप ये चेक कर लें कि बड़ा ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप एक बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होते थे विच इज़ कॉल्ड लाइक डिज़ॉल्व लाइक, यानी जो एक जैसे कार्बन एटम्स हैं या एक जैसी प्रॉपर्टीज़ या एक जैसी बॉन्डिंग रखने वाली चीज़ें एक दूसरे को डिज़ोल्व कर सकती हैं और जो दूसरी चीज़ें वो नहीं कर। जैसे कि हम अब पीछे प्रीवियस बात पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ओनली कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो वाटर के अंदर तो आप देख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम एक और कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो सिमिलर बॉन्डिंग रखने वाली चीज़ें हैं वो सिमिलर अपनी जैसी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकती हैं और जो दूसरी हैं वो एक दूसरे डिज़ोल्व नहीं कर सकती हैं। अब देखते हैं कि आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या है? अब आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों जी। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक कॉमन सा फिनोमेना है, बड़ा ही आसान सा है कि अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मे बी वो देखने में एक दूसरे से डिफरेंट हों, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर नेचर जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, जो कि एटम्स की सही तादाद को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, बल्कि वो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझा दूँ आपको कि जैसे ये एग्जांपल मैंने दी है ना डाई इथाइल ईथर की, ठीक है, तो C2H6O लिखा हुआ है, ठीक है, C2H6O लिखा हुआ है। अब देखें ये जो C2H6O है जिसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। अगर इस जैसा कोई और कंपाउंड लें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ और इस सेम फार्मूले को देख के हम देखें और दूसरी तरफ हम इसी को लें और इसमें एटम्स की तरतीब चेंज कर दें या एटम्स की बॉन्डिंग के मुताबिक उनकी पोजीशंस चेंज कर दें, तब हम बोलते हैं कि ये हम जो है वो आइसोमरिज्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, चूँकि तमाम बॉन्ड्स अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि मॉलिक्यूलर नेचर के हैं यानी कोवलेंट नेचर के, आयनिक बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इस वजह से हम बोलते हैं कि इनकी जो यील्ड पैदा करने की या प्रोडक्ट बनाने की स्पीड है वो लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जब रिएक्शन करते हैं तो वो स्लो रिएक्शंस करते हैं इनकी मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से। इसके अलावा ये लास्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि ये कम्प्लेक्स नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बना सकते हैं। मतलब कम्प्लेक्स नेचर का मतलब चूँकि बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो लिंकेज कर सकती है, सेल्फ लिंकेज कर सकती है, अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकती है। तो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हुए आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कम्प्लेक्स नेचर के कंपाउंड जो हैं वो बना सकती है। जैसे कि एक प्रोटीन को लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी का, हमारी न्यूट्रिशंस का बहुत अहम पार्ट है। तो जो प्रोटीन है आप सिंपली चेक करें तो 10,000 अमाइनो एसिड्स मिल के प्रोटीन का एक मालिक्यूल बना सकते हैं। तो अब देखें कि बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं, कम्प्लेक्स नेचर इनकी आ सकती है यहाँ तक। अब हम चेक कर सकते हैं जी कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहली बात है कहाँ से मिलते हैं। देखिए मेन सोर्सेज पहले बता रहा हूँ। देखें कोल है, कोयला जो है, ठीक है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये तीन जो है मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब ये सोर्सेज कहाँ से बने? ये सोर्सेज बने जी फॉसिल फ्यूल से, यानी जानवरों
और पौधों के अजसाम जो कि बहुत बहुत लंबे अरसे तक ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं और बैक्टीरियल डीके के बाद उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनकी बॉडी अपनी जो कंपाउंड्स हैं वो रिलीज़ करके नए स्ट्रक्चर्स ले लेती है। तो उस तरह से जो नया शेप आती है ना, बहुत अरसे दबे रहने के बाद ज़मीन से निकाली जाने वाली चीज़ को देखा जाए तो हम बोलते हैं कि वो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, अब हम पहले सोर्स की तरफ जाते हैं, कोयले को देखते हैं। अब कोयला का यानी कोल को पढ़ने से पहले ना बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट आपको दूं, ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है इसको देखें। ठीक है, ये लास्ट पे देखें जी, लिखा हुआ है वुड, लकड़ी थी। हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये कोयला बनता कैसे है। ठीक है, वुड है, लकड़ी है, ये बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस इस पे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन इस पे हो रहे हैं। जब ये रिएक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, वैसे ही मतलब ज़मीन के अंदर ये दबी हुई है और बैक्टीरिया इसको खा रहे हैं, इसको डीके कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कुछ टाइम के बाद एक नई शेप ले लेगी लकड़ी, जिसको हम बोलेंगे ये पीट है। ये सेकंड टाइम, ये पहले हमने वुड देखा ना, ये वुड है, ये हम इसको देखें तो ये पीट है। ठीक है, तो ये जो पीट की शेप लेने के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये कुछ टाइम फिर से गुजरने के बाद ये बन जाती है लिग्नाइट। वुड फिर बन जाती है पीट, फिर बन जाती है लिग्नाइट, और लिग्नाइट पे हद से ज़्यादा प्रेशर जब पड़ता है तो बिच्यूमिनस कोल बन जाती है, यानी कोयले की शक्ल बनना शुरू हो जाती है, और फिर प्रेशर बनता है और ये एंथ्रासाइट बन जाती है जो कि प्योर कोल होता है। और काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल डिके और बहुत लंबे अरसे बाद टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त करने के बाद ये एक ख़ास शेप लेती है लकड़ी, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। तो ये एक इक्वेशन याद करें और इसके ऊपर तफसील जो लिखी हुई है उसको पढ़ें, तो ये वुड से एंथ्रासाइट का जो सफ़र है इसको आप बोल सकते हैं कि ये कोल की प्रोडक्शन है। इसके बाद आप देखें कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी आप ऐसे समझ लें कि जी ज़मीन से निकलने वाला जो कोयला है, ठीक है, उसकी डिस्टिलेशन की है। अब बेसिकली डिस्टिलेशन क्या है, एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। आप इसको कुछ इस तरह से जहन में रख लें कि कार्बोनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करना। आप ऐसे समझें कि ज़मीन से कोई चीज़ निकली है या पहाड़ों से कुछ चीज़ निकली है, खोद के निकाली गई है, और जाहिर सी बात है वो प्योर तो नहीं होगी, तो उसमें से मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब निकालते हैं बाहर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को निकाल के जनाब तो हम उसके पार्ट्स को, उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जनाब हम बना देते हैं जी उसको यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर और बहुत सारा जो है ना पॉइंट, यहाँ मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये टेम्परेचर लिखा हुआ है विच इज़ टेम्परेचर जो मैंने आपके सामने शो किया, दिस इज़, ये मैं आपके लिए हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये देखिए, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ जी। तो अब हम कर रहे हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात, कि हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर बेसिकली हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर जो हमारा होता है जी कोयला, हम इसको कार्बोनाइज करते हैं और इसके पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी इसमें से कोल, कोक और प्योर कार्बन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से विस्कस लिक्विड्स को बाहर निकालते हैं, यानी इसमें से जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम बाहर निकालते हैं, और इसके अलावा जो फ्रेश डिस्टिलेशन करते हुए चीज़ों को बाहर हम निकालते हैं, उनको सेपरेट करके बाहर निकाल देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोयला कहाँ कहाँ पे बनता है। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर 184 बिलियन टन्स। MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अबाउट 80% ऑफ द कोल इज़ यूज टू बेक द ब्रिक्स। ठीक है, द एंड किलन, यानी ये बड़े ईंटों के भट्टे जो होते हैं इसके अंदर 84% कोयला यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बिजली जनरेट करने के लिए भी पाकिस्तान में जो है वो पावर जनरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जी नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कार्बन की तादाद 1 से 4 तक इनके बीच होती है। ठीक हो गया जी।
इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यूजेस ऑफ नेचुरल गैस जो आम गैस है उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। एक तो बड़ा ही आसान इसका यूज़ है, जिनके जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज़, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में ईंधन के तौर पर गैस को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जी पेट्रोलियम की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ऑयली मिनरल होता है, रिफाइंड फॉर्म में लेके हम इसको जो पावर जनरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल क्या है, कि ज़मीन से निकलने वाला ब्लैकिश कलर का जो ऑयल होता है, जो कि अनरिफाइंड होता है, जो कि हम जिसको हम बोल सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि वो पेट्रोलियम है, और वो क्रूड ऑयल कहलाता है। ठीक है जी, और ब्लैकिश कलर का होता है। अब रिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की मदद से, और हम बोलते हैं कि वो हमारा क्रूड ऑयल है, हम रिफाइनरीज में ले जाके उसको रिफ़ाइन करते हैं। यानी हम, अब आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो, हम ज़मीन से निकाले गए तेल को देख रहे हैं, कि ज़मीन से जो निकाला गया तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी जो रिफ़ाइनिंग है वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ वहाँ पे की जाती है। पहले तो अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि रावलपिंडी के नज़दीक मुर्गा के मुकाम पर है, और रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी इसकी 1.25 मिलियन टन्स ऑयल है। पाक अरब रिफाइनरी है, ठीक है। अब ये पाक अरब रिफाइनरी जो है ये कोट महमद नियर मुल्तान है, और कराची के अंदर दो ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनकी 2.13 मिलियन टन्स ऑयल की जो कैपेसिटी है वो ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ज़मीन से जब निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है किसी चीज़ को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, बॉइलिंग रेंज के हिसाब से उसके पार्ट्स में उसको या कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करना, उसको बांट देना। जैसे अब नेचुरल गैस की बात करते हैं, ज़मीन से निकलने वाले तेल में से नेचुरल गैस भी निकलती है, नंबर 1 पेट्रोलियम ईथर निकलता है, नंबर 2 लिगोरियन और नेफ्था, ये नंबर 3 गैसोलीन ऑयल, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं जी पेट्रोल। ठीक है, केरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, गैस ऑयल जिसको हम डीजल बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ग्रीसेस, और लिथार्ज जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में लुक बोलते हैं, कोल तार जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये आगे वाला जो है जी हमारा टॉपिक है, ये इन्हीं ज़मीन से निकाले गए ऑयल्स का जो पार्ट्स हैं उनमें कार्बन की हम रेंज को चेक करेंगे अभी, और इसके अलावा इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, और इसके अलावा इसका यूज़ चेक करेंगे। यानी ज़मीन से जो निकाला गया तेल है, उस जो क्रूड ऑयल है, जो ब्लैकिश कलर का तेल होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस है पहला उसको कंपोनेंट, और इसमें कार्बन की तादाद 1 से 4 तक हो सकती है। बॉइलिंग रेंज इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इट इज़ यूज एज अ फ्यूल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा पेट्रोलियम ईथर है, और बॉइलिंग रेंज इसकी 20 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 5 से 6 कार्बन इसके अंदर हो सकती है, और ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। नेफ्था है आगे जी, मिक्सचर में कार्बन की तादाद 6 से 7 हो सकती है। ठीक है, और बॉइलिंग रेंज यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। आगे आगे जी गैसोलीन। गैसोलीन कार्बन की तादाद 4 से 13 या 6 से 8 तक हो सकती है, और बॉइलिंग रेंज इसकी है जी 40 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज़ एज मोटर फ्यूल, जिसको हम पेट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, और ये 8 से 14 कार्बन इसके अंदर हो सकते हैं, और 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और यूज़ हो सकता है ये हीटिंग फ्यूल के तौर पर। गैस ऑयल, इट इज़ डी गैस ऑयल जो है जिसको हम डीजल बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन की तादाद 12 से 18 हो सकती है इसके अंदर, उस हिसाब से हम हाइड्रोजन को भी एडजस्ट कर लेते हैं, और इसमें 275 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये यूज़ किया होता है डीजल के तौर पे, और हीटिंग फ्यूल है ये। ठीक, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का भी सेम इसी तरह है। पैराफिन्स बोलते हैं अल्केन्स को, जिनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और वैक्सी सॉलिड्स होते हैं चिपकने वाले, कार्बन की तादाद 23 से 29 के बीच होती है, और 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये यूज़ होता है जी वैक्स प्रोडक्ट्स के तौर पे। एसफॉल्ट या जिसको लुक हम बोलते हैं आम जुबान में, पेट्रोलियम कोक जिसको बोलते हैं, ये जो है ये इट इज़ रेजिड्यू होता है, ये बचा हुआ होता है, जो कि हम ज़्यादातर रूफिंग के तौर पे, पेविंग द रोड्स, इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जी। ठीक है,
होपफुली आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। आगे चलेंगे और इससे पहले हम देखते हैं जी। तो जनाब, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का बेसिक पर्पज़ या मकसद ये है कि क्रैकिंग के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स को तोड़कर छोटी चेन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, यानी कार्बन एटम्स की चेन्स को छोटी चेन्स में कन्वर्ट करना। और क्रैकिंग करने का पर्पज़ क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी साथ ही। कि देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है जिसमें सिर्फ 2 या 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन वाला एक चेन, और एक तरफ हम लेते हैं जी हमारे पास एक कार्बन की चेन है जिसके अंदर 38 कार्बन के एटम्स हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ 3 कार्बन वाली चेन है और एक तरफ है 38 कार्बन वाली चेन। तो आपके ख्याल में बड़ी या छोटी चेन का वो तो अंदाज़ा हम देख के लगा ही सकते हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसमें कार्बन को जोड़ने वाले बॉन्ड्स की तादाद भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, कार्बन की तादाद, कार्बन के बॉन्ड्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से कार्बन एटम के बॉन्ड, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठे कि कार्बन एटम के बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन एटम की डेंसिटी है ना उस पूरे मालिक्यूल की, वो भी बढ़ जाती है। यानी एक में 3 कार्बन है, एक में 38 कार्बन है, 38 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है जिसमें 38 ज़्यादा है उसमें बॉन्ड भी ज़्यादा है और डेंसिटी ऑटोमेटिकली उसकी ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर बॉन्ड ज़्यादा है और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उतनी एनर्जी गेन करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उतनी हीट या एनर्जी को अवॉइड करने के लिए कार्बन की बड़ी चेन्स को छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर से बता दूं आपको, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं कि बड़ी चेन्स कार्बन की जो कि हायर हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, उनको छोटी चेन्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन की ज़्यादा तादाद होने की वजह से बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। कि क्रैक का मतलब है तोड़ना। कार्बन की बड़ी चेन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, उनको तोड़ के छोटी चेन्स में कन्वर्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एक एग्जांपल नीचे दी हुई है जिसमें आप चेक करें कि हेक्साडीकेन जिसमें कार्बन की तादाद 16 है उसको छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर दिया है, और एक को हेप्टेन, इथीन और प्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो है ये कैसे किया जाता है ये भी आपको दिखा देते हैं जी। ये हम करते हैं कि बड़ी चेन्स को छोटी चेन्स में कन्वर्ट करते हैं जी 3 तरीक़ों से। ठीक है, पहले हम करते हैं जी थर्मल क्रैकिंग, यानी हम चेन कार्बन के बड़े ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा है और उसको छोटे चेन्स यानी छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। थर्म का मतलब है हीट। उसके बाद जी थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं जी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे के उसको हीट करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी बड़े चेन्स को छोटी चेन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़फुल कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कैटलिस्ट का मतलब ऐसे जो बॉइलिंग बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं। तो कार्बन की ज़्यादा तादाद को कम तादाद में कन्वर्ट करने के लिए कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2 atm प्रेशर रख के सिलिका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एल्यूमिना दिस इज़ Al2O3 इनको टिपिकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है और हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नो अब स्टीम क्रैकिंग, द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स बाय मिक्सिंग विद द स्टीम, यानी पानी को हीट करके इतना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए कि उसकी हीट देने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, यानी भाप बन जाए। तो स्टीम या भाप जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है और उस एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स यानी छोटी बड़ी चेन्स को छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ क्रैकिंग। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो थर्मल क्रैकिंग को हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के लिए। कैटालिटिक क्रैकिंग उसको हम यूज़ करते हैं बेटर क्वालिटी गैसोलीन की प्रोडक्शन के लिए। गैसोलीन अभी बता चुका हूँ आपको, डीजल को बोलते हैं, पेट्रोल को बोलते हैं, सॉरी। अब क्रैकिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैनी वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स। क्रैकिंग हैज़ बीन इंक्रीज द yield of gasoline. The cracking process by produce products are used to prepare drugs, detergents, plastics, synthetic fibers, किलन्स एंड वीड किलर्स। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोसेसेस में इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो था जनाब कि हम बड़ी कार्बन की चेन्स को छोटी कार्बन्स की चेन में क्यों कन्वर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द क्रैकिंग ऑफ दैट कंपाउंड। जी तो जनाब हमने कोशिश की कि चैप्टर नंबर 7 का हाफ पोर्शन इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाए। लेक्चर और वीडियो काफ़ी बड़ी होगी है, लेकिन होपफुली आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।